दीपा जब पहली बार अपनी ससुराल आई तो उसने भी ठीक वैसा ही किया जैसे कोई नई दुल्हन करती है। वैसे दीपा के ससुराल में पति दीपक और जेठ मंतोष, जेठानी माला और उनके 4 बच्चे। दीपा के सास ससुर नहीं थे। वो तो दीपक जब 10 वर्ष का था तभी गुजर गए। बड़े भाई मंतोष ने ही जैसे तैसे पाला था दीपक को। विवाह के बाद पहली मधुर रात्रि व्यतीत करने के उपरांत दीपक नहीं चाहता था कि ऐसी कोई बात छेड़ी जाए जिसमें परस्पर विरोध हो। परंतु दीपा अत्यंत सावधान थी। उसने अपने पति के बड़े भाई का बहुत बड़ा परिवार देख मन में निश्चय कर लिया कि इस महासमुद्र में बूंद बनकर वह नहीं रहेगी। वह अपने पति की वस्तुओं का निरीक्षण करने लगी। वे संख्या में बहुत कम थे। 2-4 कमीजें, 2 पैंट और 1 कोट। जो आदमी कई वर्षों से 30,000 का वेतन पा रहा हो, उसके कपड़ों का यह हाल। और फिर पति के श्रृंगार की वस्तुओं में एक सेविंग ब्रश, सोप और एक जापानी बहुत ही पुराना सेफ्टी रेजर। अपने पति की ऐसी दयनीय स्थिति को देख दीपा को यह निर्णय करने में देरी नहीं लगी कि उसका पति अपनी सारी कमाई अपने भाई के परिवार पर बर्बाद कर रहा है। उसने अपने पति से पूछा, शादी से पहले जो नेवी ब्लू सूट आप पहनते थे वह कहाँ है? अरे, उसके बारे में तुम क्यों चिंता करती हो? मैंने वो भैया को दे दिया। वैसे भी उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब क्या पहनेंगे? यह नया सूट जो तुम्हारे पिताजी ने मुझको दिया है। ओहो, तो उस पैसों का क्या हुआ जो आप इतने वर्षों से कमा रहे हैं? बैंक में कितना जमा किया है? मैडम जी, मैं आज तक बैंक में घुसा ही नहीं, जमा क्या करवाऊंगा? वास्तव में मुझे हिसाब किताब रखने की आदत नहीं। किंतु तुम्हें इन सब की चिंता क्यों हो रही है? खासकर उस समय जबकि हमारे पास अन्य बहुत सी आनंददायक बातें करने के लिए पड़ी हैं। दीपक ने दीपा को जरा अपने समीप खींचते हुए कहा। दीपा ने दीपक के खींचने का विरोध नहीं किया, परंतु साथ ही कह दिया, यह तो ठीक है, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपनी कमाई का हिसाब किताब मुझे दो। और वैसे भी पैसे के बिना जीवन नहीं चल सकता। अरे छोड़ो इन छोटी छोटी बातों को, इनसे हमें अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। दीपक धन संपत्ति की इन गंभीर बातों की अपेक्षा मधुर बातें करने पर तुला था। परंतु दीपा तो कुछ और ही चाहती थी। पर दीपा ने भी अब समझा कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। अतः उसने यह बात और आगे नहीं बढ़ाया। थोड़े ही दिनों में उसने समझ लिया कि उसका पति बहुत ही फिजूल खर्च है। अगले महीने की पहली तारीख को दीपक ने अपने 30,000 रुपये वेतन का हिसाब अपनी पत्नी को बता दिया। उसने कहा, 20,000 रुपये घर खर्च के लिए और 5,000 रुपये तुम्हारे खर्च के लिए और 5,000 रुपये मेरे अपने खर्चों के लिए। किंतु यह बात दीपा को नहीं भाया। वह सभी मुद्दों का विस्तृत विवरण चाहती थी। दीपक के पास भी छिपाने को कुछ नहीं था। उसने कहा, भोजन, निवास, आतिथ्य आदि का खर्चा इन रुपए में चलेगा, जिसका प्रबंधन भाभी करेंगी। भाभी क्यों? मैं क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, जैसे बड़ी बहन के अधीन छोटी बहन रहती है। तुम इसे ऐसा भी समझ सकती हो। लेकिन 20,000 रुपये तो इसके लिए बहुत अधिक है। हम 2 लोग इतना तो नहीं खाते। मेरी प्यारी दीपा, हम 2 नहीं 8 लोग हैं। 8? आपके कहने का मतलब यह है कि आपके भाई, उनकी पत्नी और उनके सब बच्चे। हाँ, तो क्या उन सब की परवरिश का दायित्व हम पर है? नहीं,
हम सबका पारस्परिक दायित्व है, परंतु मैं इसमें कोई वजह नहीं पाती कि हम उन पर कुछ खर्च करें। किसी के लिए कुछ करने से पहले कारण ढूंढना छोटी बात है। प्रत्येक बात पर तर्क करना बुद्धिमत्ता नहीं। बच्चे के जन्म देने के बाद माँ क्यों उसको दूध पिलाती है? माँ क्यों उस बच्चे के लिए अपना जीवन दान करे? माँ अपने बच्चे को प्यार करती है और उसके लिए जो त्याग करना पड़ता है वह चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका विचार नहीं करती। वैसे ही वो मेरे भाई हैं। क्या यह पर्याप्त कारण नहीं कि मैं उनकी खुशी में कुछ योगदान करूं? दीपा जब बातों में हार गई तो अपने उद्देश्य सिद्धि के लिए उसने अपना दूसरा ढंग अपनाया। शादी हुए अभी 4 महीने ही हुए थे कि दीपा का अपनी जेठानी से झगड़ा रहने लगा। एक दिन रात के समय वह अपने पति से कल्लोल कर रही थी। पति से कोई बात मनवाने का यह अच्छा अवसर होता है, इसका विचार कर दीपा ने कह दिया, क्या आप यह चाहते हैं कि मैं दूसरों की गुलाम बनकर रहूं? आपकी भाभी और उनके बच्चों की सेवा करते करते मैं थक गई हूं। क्या हम किसी ऐसी जगह पर नहीं रह सकते जिसे हम अपना घर कह सके और जो सिर्फ हमारा हो, यहाँ तक कि उसमें कोई झांक भी ना सके? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं अपने भैया को छोड़ दूं? दीपक ने सचेत होकर पूछा। ठीक है कि उनको कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता रहती है, मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं करती, किंतु आज़ादी तो सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और मुझे भी तो यह चाहिए। दीपा, तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ, परंतु अपने परिवार की सेवा करना भी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। ठीक है, और यदि हम अपना खुद का मकान ले लेते हैं तब भी तो हम कुछ सेवा कर सकते हैं। मैं वचन देती हूँ कि आपके सभी संबंधियों के साथ मेरा व्यवहार मैत्रीपूर्ण रहेगा। देखिए कितना आनंददायक होगा अपने खुद के मकान में रहना। आप मेरे लिए होंगे और मैं आपके लिए। अन्य कोई व्यक्ति बीच में दखल देने वाला नहीं होगा। यह कोई तर्क नहीं था, अपितु निवेदन था। एक पत्नी की उत्कट अभिलाषा थी जिसका विरोध पति नहीं कर सका। अगले दिन ही दीपक ने अपने भैया से कह दिया, मैं अपने अलग मकान में रहना चाहता हूँ। क्यों? भैया का प्रश्न था। दीपा ऐसा चाहती है और मैं उसकी इस छोटी सी मांग को ठुकराना नहीं चाहता। भैया, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। घर के खर्चे में मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। नहीं, यदि तुम परिवार से अलग हो जाओगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। पर भैया, यह तो मैं अपने स्नेहवश देता हूँ। आप क्यों इनकार करते हैं? आपके मुझ पर बहुत से एहसान हैं। मंतोष दृढ़ निश्चयी था। उसने कहा, तब तक हम संयुक्त परिवार में रहते थे, तब तक मेरे और तुम्हारे पैसों में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि हमारा हित संयुक्त था। अब अलग अलग होने पर सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा मुझे कुछ देना ना तो तुम्हारी पत्नी को भला प्रतीत होगा और ना ही कुछ लेना मेरी पत्नी को। किंतु भैया, इन स्त्रियों को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? हम इसे केवल अपने तक ही सीमित रखें। नहीं, मैं तुम्हारी भाभी से छिपाकर कुछ नहीं रखता और ना ही तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम अपनी पत्नी से कुछ छिपा कर रखो। अब परिवार अलग हो गया। इससे दीपा अत्यंत प्रसन्न थी, परंतु उसकी प्रसन्नता का सीमा नहीं रहा जब दीपक ने उसको यह बताया कि भैया ने उसकी सहायता लेने से इनकार कर दिया है। दीपक का भाई मंतोष अत्यंत गरीब था। एक फर्म में साधारण सा क्लर्क था और कमाई के रूप में उसे केवल 15,000 ही मिलते थे। घर में 4 बच्चे थे और उनके पालन पोषण एवं उनकी शिक्षा के लिए यह कमाई बहुत ही कम थी। इस पर भी कुछ ऊपर नीचे होने वाले खर्चे, वह जीवन की गाड़ी चलाने लगा। उसने दृढ़ निश्चय किया और अपनी जीवन की गाड़ी को नया मोड़ दिया। अपने सबसे बड़े लड़के को
जो कॉलेज में पढ़ रहा था, उसने कह दिया कि आगे पढ़ना है तो साथ साथ मेरी मदद करे। दूसरे लड़के ने पिछले साल ही 12वीं की परीक्षा पास की थी और आगे कॉलेज में प्रवेश लेने की सोच रहा था, पर अब वह आगे नहीं पढ़ा और वो एक कारखाने में काम सीखने पर लग गया। बाकी दोनों बेटा बेटी की पढ़ाई उसने चालू रखी। सबसे छोटी लड़की 11 साल की ही थी। समय गुजरता ही गया। सबसे बड़ा लड़का अब दुकानदार बन गया था। उसने दलाली का काम शुरू कर दिया था और अपनी थोड़ी सी पूंजी बचाकर एक किराने की दुकान खोल ली थी। 2 वर्ष में ही उसकी दुकान चल निकली और वह इस समय लगभग 20,000 कमाने लगा था। छोटे भाई ने कारखाने में काम सीखकर अपने बड़े भाई की सहायता से दूसरी ओर इन 2 सालों में दीपक और पत्नी के 2 बच्चे हो चुके थे और दीपा के लिए यह संभव नहीं था कि उनकी भली भांति देखभाल करे तथा घर का सारा काम भी करे। दीपक ने घर के काम के लिए एक के बाद एक कई नौकर रखे, किंतु नौकर अपनी मर्जी के अनुसार काम करते थे, चाहे काम मालिकों को पसंद आए चाहे न आए। कभी उनको डांटा नहीं। अगले दिन उसने खाना खराब बना दिया, बर्तन के 2-4 पीस तोड़ दिए। बच्चों को खिलाने के लिए कहा जाता तो वह उनके पैर में इतने जोर से चिमटी काटता कि वे चिल्ला उठते और विवश होकर उन्हें दीपा को ही संभालना पड़ता। घर में घी, चीनी तथा अनाज आदि का तो हिसाब ही नहीं रहा था। दीपा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसके गर्भ में इस समय तीसरा बच्चा था। इस बार उसने गर्भपात कराने का निश्चय कर लिया। इसके लिए वह कई डॉक्टरों के पास गई, किंतु कोई सम्मानित डॉक्टर इस विषय में उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ। विवश होकर इसके लिए उसे एक अशिक्षित चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ी। गर्भपात तो हो गया, किंतु दीपा ने बिस्तर पकड़ लिया। उसको हमेशा बुखार रहने लगा। डॉक्टरों को संदेह हो गया कि टीबी ना हो गई हो। इस सब से दीपक बहुत चिंतित रहने लगा और इसका परिणाम यही हुआ कि ऑफिस के काम में वो अपना ध्यान न दे सका। उसके अधिकारीगण उसे नाखुश रहने लगे। पिछले दिनों उसे आशा थी कि उसका प्रमोशन हो जाएगा, परंतु अब वह आशा भी विलीन हो गई। घर पर बहुत काम बढ़ गया तो नौकर भाग गया। अब दीपक को घर का बहुत सा काम स्वयं करना पड़ता। दीपा के लिए दवाई आदि लाना, उसकी टहल सेवा तथा फिर ऑफिस का काम। पत्नी के लिए तो उसने एक नर्स का प्रबंध कर दिया, परंतु उस नर्स को 600 रुपये प्रतिदिन देना तय हुआ। इस प्रकार आधा से अधिक पैसा तो नर्स के ऊपर ही खर्च होने लगा। शेष में दवा आदि तथा खाना पीना एक समस्या बन गई। यह व्यवस्था अधिक काल के लिए चल सकनी असंभव थी। इसलिए दीपक घर का बहुत सा काम स्वयं करता था। इस पर भी दीपा को आराम नहीं मिल पा रहा था। बच्चों के ऊपर तो वही नजर रख सकती थी। इस प्रकार जीवन से निराश हो बहुत ही दुखी अवस्था में दीपक अपने भाई से मिलने जा पहुंचा। भाई के हाल चाल पूछने पर दीपक ने घर का सारा हाल कह सुनाया और फिर कहा, यदि इसी प्रकार चलता रहा तो ऑफिस से निकलने का नोटिस मिल जाएगा और फिर सारा परिवार भूखा ही मरेगा। यह सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ दीपक। भाई ने केवल इतना कहा। दीपक को अपने भाई की वह निराशा याद आई जब उसने उनसे कहा था कि परिवार से अलग होना चाहता है। उस समय भाई को उसकी बहुत सहायता की आवश्यकता थी, परंतु उसके अलग हो जाने से भाई ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। अब दीपक को सहायता की आवश्यकता थी, परंतु तब की बात याद कर वह मांग नहीं सका और कुछ देर बैठकर घर वापस चला गया। अगले दिन जब वह ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी भतीजी प्रीति आई हुई है। दीपक ने पूछ लिया, कहो प्रीति, क्या हाल है?
सब ठीक है चाचा जी, नम्रता से प्रीति ने उत्तर दिया। दीपक ने देखा आज घर की सफाई भली भांति हुई पड़ी है, बर्तन तथा रसोई साफ पड़ी है और उसके लिए चाय भी तैयार है। आज 4 महीने बाद उसे शाम की चाय का स्वाद आया था। उसने अपने पत्नी से पूछा, दीपा तुम्हारा क्या हाल है? जैसे हमेशा रहता है। नर्स छुट्टी मांगने लगी तो मैं बहुत परेशान हुई। उसके बिना मेरा काम किस प्रकार चलेगा? मैं यही सोच रही थी कि इतने में प्रीति आ गई और कहने लगी कि वह आज दिन भर यही रहेगी। मैंने नर्स को छुट्टी दे दी। प्रीति तो अब होशियार हो गई है। इसने नर्स से कहीं अच्छी तरह मेरी सेवा की है। दीपक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब तीसरे नंबर का भतीजा मोनू भी आ गया और बच्चों से खेलने लगा। वह उनको लेकर समीप के एक पार्क में चला गया। रात में भोजन बनाने के बाद प्रीति घर चली गई, परंतु मोनू वहीं रह गया। उसने चाचा से सब्जी आदि तथा चाची से दवाई आदि लेने के विषय में पूछ लिया। खाना बनाने तथा घर का प्रबंध करने के लिए भतीजी प्रीति आ गई। इस प्रकार सप्ताह भर चलता रहा। जब दीपक को विश्वास हो गया कि प्रीति प्रतिदिन आती रहेगी तो उसने नर्स की छुट्टी कर दी। इस पर भी एक बात दीपक समझ नहीं सका कि प्रीति ने भी उनके घर पर भोजन नहीं किया है, ना ही मोनू ने किसी वस्तु को छुआ। दीपक ने कई बार कहा कि वह भोजन यही कर ले, परंतु प्रीति सदैव टालती रहती। अब दीपा के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था और 1 महीने में उसका बुखार जाता रहा। अब वह बैठकर थोड़ा बहुत काम करने लगी थी। एक दिन दीपा ने प्रीति से बहुत आग्रह किया कि आज वह भोजन उनके साथ ही खाए। इस पर प्रीति ने कह दिया, चाची मुझको बिल्कुल भूख नहीं है। प्रीति मेरी खुशी के लिए ही थोड़ा सा खा लो। किंतु मैं खा नहीं सकती, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्यों? यह तो मुझको भी पता नहीं। तो तुम यहाँ क्यों आती हो? जिससे आपकी कुछ सहायता कर सकूं। दीपक भी इनकी बातें सुन रहा था और वह स्वयं को इनसे अलग रख ना सका। उसने पूछा, प्रीति क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा है? नहीं तो मैं स्वयं ही आती हूँ। एक दिन आप पापा को अपनी कठिनाई बता रहे थे तो मेरे दिल में चाची की सहायता करने की बात आ गई। अगले दिन मैंने पापा से पूछ लिया। उन्होंने मम्मी की ओर संकेत किया। मम्मी ने मुझे यहाँ आने की स्वीकृति दे दी और मैं यहाँ आने लगी। मुझे प्रसन्नता है कि चाची अब स्वस्थ हो रही है। किंतु तुम्हें यह किसने कहा कि तुम यहाँ खाना मत खाया करो? मैं समझता हूँ यह तुम्हारा एक प्रकार से दृढ़ निश्चय है कि तुम हमारी कोई वस्तु नहीं लोगी। प्रीति ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। चुप्पी का अर्थ स्पष्ट था। दीपक सब समझ गया। दीपा को भी डंग सा लगा। वह प्रीति से कहने वाली थी कि अब उसके आने की जरूरत नहीं, परंतु घर की स्थिति तथा अपनी हालत देख वह मौन रही। उस रात दीपक ने दीपा से पूछा, क्या तुम्हें इस बात पर लज्जा की अनुभूति नहीं होती जो तुमने मेरे भाई के साथ करवाई? क्यों? मैंने क्या करवाया था? तुमने मुझसे उनकी सहायता बंद करवाई, जबकि उस समय उनको इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। परिणाम यह हुआ कि भतीजे को तुरंत कॉलेज छोड़कर दुकान करनी पड़ी। मैंने आपको उनकी आर्थिक सहायता करने से मना नहीं किया था। यह तो उन्होंने स्वयं ही अस्वीकार की थी। नहीं, हमने इसके लिए उन्हें विवश कर दिया था। सुनो, अब मैंने निश्चय किया है कि मैं वहां जाकर भैया तथा भाभी के चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगूंगा और उनसे याचना करूंगा कि दोनों परिवार पुनः एक हो जाएं। यह ठीक है कि उन दिनों तुम्हें भाभी से अधिक काम करना पड़ता था, परंतु युवा होने के कारण तुम यह कर सकती थी। उसी प्रकार
जैसे प्रीति अब यहाँ करती रही है। इस प्रकार काम करना किसी के प्रति एहसान करना नहीं होता। किसी संस्था की भांति एक संयुक्त परिवार में किसी से सहायता प्राप्त करने के लिए भी स्वयं भी उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दीपा को परिवार के समीप रहने से प्राप्त सुविधा का भास तो हो गया था, परंतु वह यह नहीं समझ पाई थी कि केवल एक घटना किस प्रकार संयुक्त परिवार के महत्व की बयां कर सकती है। तभी दीपा ने जवाबी उत्तर देते हुए कहा, हम दुर्भाग्यशाली थे जिन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ी, किंतु ऐसा कोई नियम तो नहीं कि सबके साथ ऐसा ही होगा। हमारा दुर्भाग्य यह सिद्ध नहीं करता कि बड़े परिवारों की आवश्यकता रहती है, किंतु दीपा, हमारा दुर्भाग्य इस बात का सीधा परिणाम नहीं है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा सहायक नहीं था जो कि समय पर काम आए। चोर नित्य ही किसी के घर पर सेंध नहीं लगाते। इस पर भी पुलिस को सदा और सब स्थानों पर सचेत रखा जाता है। आग लगने की घटनाएं नित्य और सदा नहीं होती, परंतु आग बुझाने वाले दमकल सदा तैयार रखे जाते हैं। बहुत से लोगों का एक साथ एक परिवार के रूप में रहना ऐसी संभावित विपत्ति से जैसी हम पर आन पड़ी थी। दीपा, तुम बताओ, जो सेवा भतीजी और भतीजा स्नेहवश करते रहते हैं, वह क्या किसी भी कीमत पर मिल सकती थी? किंतु हमारी आजादी का क्या होगा? दीपा ने अब यह प्रश्न कर डाला। वह सदैव तुम्हारे पास रहेगी यदि तुम में उसको बनाए रखने की योग्यता होगी। दीपा, तुमसे समझदार तो हमारी भतीजी है। क्या तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बावजूद तुम अकेले आजादी वाली जिंदगी जीना चाहती हो? आज जो तुम सही सलामत यहाँ बैठी मुझसे बहसबाजी कर रही हो ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया और भाभी की वजह से। चाहे तो भाभी प्रीति को आने से रोक सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो परिवार का मतलब जानती है। दीपा को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दीपा खुद अपनी जेठ जेठानी से माफी मांगने गई। धीरे धीरे सब ठीक हो गया और अब दीपा फिर से परिवार से जुड़कर रहने लगी, खुशी खुशी। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।